गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमारे प्रीवियस वीडियो में हम लोग शॉर्टिंग टेक्निक डिस्कस कर रहे थे। आज का हमारा नया टॉपिक है एन डायमेंशनल एरे। सो व्हाट इज एन डायमेंशनल एरे? एन डायमेंशनल एरे का मतलब होता है इट इज ए कलेक्शन ऑफ एन माइनस वन डायमेंशनल एरे। एन माइनस वन डायमेंशनल एरे के कलेक्शन से मतलब ये है कि इन केस मैंने थ्री डायमेंशनल एरे क्रिएट किया तो वो टू डायमेंशनल एरे का कलेक्शन होगा। टू डायमेंशनल एरे जो है वो वन डायमेंशनल एरे का कलेक्शन होगा और वन डायमेंशनल एरे जो है वो जीरो डायमेंशनल मीन्स नॉर्मल वेरिएबल का कलेक्शन होगा। तो देखिए, हम जब प्रैक्टिकल में इम्प्लीमेंट किसी एरे को करते हैं तो आपको पढ़ाया जा चुका है कि एरे को बनाने का सिंटेक्स होता है कि किसी वेरिएबल का नाम हमें लिखना है और साथ में ब्रैकेट में हम उसका एक साइज दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर साइज 3 लिखा, तो जब किसी एरे के नाम के साथ एक ही ब्रैकेट लगा होता है तो उसे वन डायमेंशनल एरे बोलते हैं, लेकिन जब उसके साथ में दो ब्रैकेट लगा होगा तो उसे टू डायमेंशनल एरे बोलेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर 4 लिखा और इन केस मैंने एक और ब्रैकेट में 5 लिख दिया तो इसे थ्री डायमेंशनल एरे बोला जाएगा। तो एक्चुअली में जब हम एक एरे को क्रिएट कर रहे हैं जिसमें मैंने अलग अलग डायमेंशन में अलग अलग साइज दिया है, तो इस एरे में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे ये फाइंड आउट करने के लिए इसमें जितने भी डायमेंशंस में जो भी साइज लिखी गई है उसे आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। मतलब कि 3 इंटू 4 ये हो जाएगा 12, 12 इंटू 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 60। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एरे जब मैंने क्रिएट किया तो ये इंटरनल में 60 एलिमेंट्स के लिए मेमोरी क्रिएट करेगा। तो एक्चुअली में ये इस तरीके के एरे की नीड कहां पर होती है? तो देखिए, जैसे मैं टू डायमेंशनल एरे की बात करूं तो टू डायमेंशनल एरे अपने आप में वन डायमेंशनल एरे का कलेक्शन होता है, जिसे मोस्टली मैट्रिक्स बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वैसी जगह पे हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो एक मैट्रिक्स होता है वो रो एंड कॉलम का कलेक्शंस होता है। तो देखिए, जब कभी भी हम एक एरे क्रिएट करते हैं इस सिंटेक्स की हेल्प से, जैसे मैंने एक एरे बनाया x3 4, तो ये माना जाता है कि ये जो 3 है ये अपने आप में रो को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो है ये अपने आप में कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इस सिंटेक्स की हेल्प से ये 3 रोज क्रिएट करेगा और हर रो में 4 कॉलम होंगे, जिसे मैंने ग्राफिकली कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करके रखा हुआ है। देखिए, यहाँ पर मैंने 3 रोज बनाई हैं और हर रो में 4 कॉलम है। जैसा कि आपको बताया जा चुका है कि रो चाहे जब कभी भी हम एरे क्रिएट करते हैं तो एरे का जो फर्स्ट पोजीशन होता है उसे हमेशा 0 से स्टार्ट किया जाता है। तो जब हम यहाँ पर 3 रोज क्रिएट किए हैं तो पहली रो का जो नंबर है वो भी 0 से स्टार्ट होगा, दूसरी रो का पोजीशन को 1 बोला जाएगा, तीसरी रो की पोजीशन को 2 बोला जाएगा। लाइकवाइज इसमें जो फर्स्ट कॉलम है उसे 0 पोजीशन माना जाएगा, सेकेंड वाले को 1, फिर थर्ड वाले को 2 और फोर्थ वाले कॉलम की पोजीशन 3 माना जाएगा। तो क्वेश्चन ये रेज होता है कि इस एरे की जो सिचुएशन में मुझे किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करना है तो वो एक्सेस हम कैसे कर सकते हैं? तो देखिए, मुझे यदि किसी पर्टिकुलर पोजीशन यहाँ पर 20 भेजना है तो सबसे पहले तो एरे का जो भी नाम सोचे हैं वो लिखेंगे, फिर उसकी जो पोजीशन है, लाइक इस पोजीशन में रो का नंबर है 0 और कॉलम का जो पोजीशन है वो है 2, तो 0 2 में हमने 20 भेजा तो ये पर्टिकुलर इस पोजीशन में जाएगा। लाइकवाइज मैंने यदि यहाँ पर x1 3 में 10 भेजा तो वो इस पर्टिकुलर पोजीशन में जाएगा। देखिए, जैसे हमने किसी पर्टिकुलर पोजीशन में वैल्यू को सेट करना चाह रहे हैं तो एरे का नाम, फिर फर्स्ट ब्रैकेट में रो का नंबर लिखा जाएगा, सेकंड ब्रैकेट में कॉलम का नंबर। अच्छा, इन केस मुझे इसे प्रिंट भी करना है तो प्रिंट एफ लिखने के बाद हम लोग यहाँ पर %d लिखेंगे और एरे का नाम लिखने के बाद
हमें पहले रो का नंबर लिखना है, जैसे मैंने 0 लिखा, फिर कॉलम का नंबर लिखना है, मैंने 2 लिखा, तो ये x02 में जो भी पोजीशन होगी उस वैल्यू को ये प्रिंट कर देगा। अच्छा, जैसे मुझे रन टाइम में किसी पर्टिकुलर पोजीशन में वैल्यू को एंटर करवाना है, तो आपको मालूम है कि स्कैनर जो है रन टाइम में वैल्यू को एंटर करवाने की परमिशन देता है। सबसे पहले मुझे एड्रेस ऑफ बताना पड़ेगा और एड्रेस ऑफ ऑपरेटर की हेल्प से पहले एरे का नाम, फिर जिस लोकेशन में वैल्यू को भेजना है वो लोकेशन लिखेंगे। जैसे मैंने 00 लिखा, तो जो भी वैल्यू रन टाइम में एंटर होगी वो 00 मतलब यहाँ पर आएगी। जैसे किसी ने रन टाइम में 35 एंटर किया तो ये इस पोजीशन में जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये समझा कि टू डायमेंशनल एरे का जो स्ट्रक्चर है ये कैसा होता है। लेकिन मैं आप सभी को बता देता हूं, हम जो प्रोग्रामर होता है वो किसी टू डायमेंशनल एरे को ग्राफिकली रोज एंड कॉलम का कलेक्शन समझता है, बट यदि अपन इंटरनल की बात करें तो वो इंटरनल में इसे 3x4 को रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में क्रिएट नहीं करेगा। वो रो और कॉलम के जितना भी आपने साइज दिया है उसे आपस में मल्टीप्लाई करेगा, जिसका मतलब यहाँ पर आएगा 12। तो वो 12 एलिमेंट्स के लिए कंटिन्यूअस मेमोरी क्रिएट करेगा, क्योंकि एरे का रूल है कि जो एरे होता है वो हर एक एलिमेंट के लिए कंटिन्यूअस मेमोरी बनाएगा। तो मैं एज्यूम कर रहा हूं कि पहले एलिमेंट का एड्रेस यदि 2000 है तो दूसरे का 2002, 2004, लाइकवाइज लास्ट वाले का 2022 होगा। तो यदि हम लोग ग्राफिकली इस मेमोरी की बात करें तो एरे टू डायमेंशनल एरे में पहली लोकेशन जो 00 है उसका एड्रेस होगा 2000, और उससे के बाद सेम रो में जो सेकंड पोजीशन में है उसका एड्रेस होगा 2002, 2004, 2006। लाइकवाइज इस एलिमेंट का जो एड्रेस होगा 2008 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मेमोरी होती है टू डायमेंशनल एरे की या थ्री डायमेंशनल एरे की, वो इंटरनल में कंटिन्यूअस ही होती है। अब इन केस मैंने ये जो एक एरे क्रिएट किया है टू डायमेंशनल एरे, तो इसे किस तरीके के क्वेश्चन में यूज किया जाता है, तो जनरली इस पे टू डायमेंशनल एरे को हम लोग मैट्रिक्स बेस्ड क्वेश्चंस के लिए यूज कर सकते हैं। मैट्रिक्स का मतलब होता है इट इज ए कलेक्शंस ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो जैसे मैं यहाँ पर एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया हूं जिसमें यूजर किसी पर्टिकुलर मैट्रिक्स को डिक्लेयर करेगा, रन टाइम में मैट्रिक्स के लिए वैल्यूज को एंटर करवाएगा और उस मैट्रिक्स की सारी वैल्यूज को प्रिंट करेगा। तो ऐसा करने के लिए देखिए मैंने यहाँ पर एक इंट x 3/4 का एक मैट्रिक्स डिक्लेयर किया है और कुछ टेम्पररी वेरिएबल i एंड j लिए। ऐसा करने से एक रन टाइम में एक इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाएगा, ऐसा प्रोग्रामर सोचता है। अब क्योंकि मुझे यूजर से इस टू डायमेंशनल एरे के लिए 12 वैल्यूज की नीड है, तो हमने प्रिंटफ में एंटर 12 वैल्यूज लिखा और फिर उसके बाद सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक लूप स्टार्ट किया है जो कि रो की क्वांटिटी पे डिपेंडेंट है। i इक्वल 0, i लेस देन इक्वल टू 2 लिखा गया क्योंकि रो था 3। तो पहला जो लूप है वो हम लोग रो के अकॉर्डिंग रन करेंगे और फिर इसके बाद अंदर वाला जो लूप होगा उसे 0 से लेके कॉलम की वैल्यू क्योंकि 4 थी इसलिए हमने 3 तक का लूप चलाया है। फिर देखिए इसी लूप के बीच में स्कैनफ में लिखा गया है %d, एड्रेस ऑफ xij। तो जब लूप के अंदर लूप लिखा जाता है तो हमें ये मालूम है कि जो बाहर वाला लूप है उसकी वैल्यू जब 0 होगी तो अंदर वाला लूप उसमें पूरी तरीके से रन होगा। मतलब i के 0 के लिए j की पहली वैल्यू होगी 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3। लाइकवाइज पहली वैल्यू रन टाइम में 0 लोकेशन में एंटर होगी, फिर 01, फिर 02, फिर 03। अब इसके बाद जब i की वैल्यू 1 होगी तो 1 के लिए j वंस अगेन 0 होगा, तो जो भी फिफ्थ वैल्यू होगी वो 10 लोकेशन में, फिर 11, 12, 13 लोकेशंस में एंटर होगी। फिर उसके बाद जब i की वैल्यू 2 होगी तो जो भी नेक्स्ट वैल्यू है वो 20, 21, 22, 23 में
रन टाइम में एंटर होते चले जाएगी। इस तरीके से टू डायमेंशनल एरे में किस तरीके से यूजर से हम रन टाइम में एंटर करवा सकते हैं वैल्यूज को, वो उसके लिए दो फॉर लूप की नीड होती है। लाइकवाइज यदि मुझे इन पूरी 12 वैल्यूज को मैट्रिक्स फॉर्म में प्रिंट करना है तो लूप तो हम लोग सेम यूज करेंगे 0 से लेके 2 तक एंड 0 से लेके 3 तक। फिर उसमें अंदर वाले लूप में हमने प्रिंटफ में xij को प्रिंट किया, लेकिन अंदर वाले लूप को के एंड होने के बाद जब हम printf स्लैश n लिखते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि अंदर वाले लूप की पूरी वैल्यूज के प्रिंट करने के बाद लाइन चेंज होगी, जिससे इसका लुक मैट्रिक्स जैसा आएगा। तो इस तरीके से हमने ये सीखा कि हम लोग 12 एक मैट्रिक्स की वैल्यू को किस तरीके से यूजर से एंटर करवा सकते हैं और उसे प्रिंट कर सकते हैं। इसे हम प्रैक्टिकल में करके देख लेते हैं। इवन हम लोग मैट्रिक्स पे बेस्ड मल्टीपल क्वेश्चंस बना सकते हैं, जिसे मैं प्रैक्टिकल में इंप्लीमेंट करूंगा। देखिए, यहाँ पर मैंने एक 2 डायमेंशनल एरे क्रिएट किया है जिसका सिंटैक्स है एरे का नाम और 2 कैपिटल ब्रैकेट में मैंने 3/4 की हेल्प से 2 डायमेंशनल एरे का साइज़ डिसाइड किया। फिर यहाँ पर हम लोगों ने एक स्टेटमेंट प्रिंट किया हुआ है एंटर 12 वैल्यूज़, जिसे यूज़र से एंटर करवाने के लिए एक फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप रन किया गया है। यदि ये 3 डायमेंशनल एरे होता तो हमें 3 फॉर लूप की ज़रूरत पड़ती। क्योंकि ये 2 डायमेंशनल एरे है तो इस तरीके से फॉर के अंदर एक और फॉर लिखा गया है। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो पहला वाला फॉर लूप है वो नंबर ऑफ रोज़ पे डिपेंडेंट है, क्योंकि हम लोग इस प्रोग्राम में रो मेजर मैट्रिक्स चाहते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि जब तक पहली रो कंप्लीट नहीं होगी तब तक दूसरी रो की वैल्यू एंटर ना किया जाए। तो इस तरीके से होगा ये कि जो i जो है उसे 0 से लेके 2 तक रन किया जा रहा है। i के 0 के लिए j 0 से लेके 3 तक रन होगा, क्योंकि कॉलम की क्वांटिटी 4 है। तो पहला जो लूप है हमने रो के अकॉर्डिंग रन किया और अंदर वाले लूप को हम लोगों ने कॉलम के अकॉर्डिंग रन किया। इन अ सेम वे जब हमें इसकी वैल्यू को प्रिंट करना रहेगा तो देखिए फिर से हम लोगों ने एक और फॉर लूप रन किया है 0 से लेके 2 तक, और अंदर में एक और फॉर लूप है 0 से लेके 3 तक। ऊपर वाले लूप में हम जो वैल्यू है वो स्कैन करवा रहे थे और इस वाले लूप में हमने यहाँ पे सारी वैल्यू को प्रिंट करवाया है। तो इस तरीके से जब इस प्रोग्राम को हम लोग रन करेंगे तो ये यूज़र से पहले 12 वैल्यूज़ की डिमांड करेगा और उसे मैट्रिक्स के फॉर्म में प्रिंट करेगा। जैसे ही मैंने इस प्रोग्राम को रन किया, देखिए इसने 12 वैल्यूज़ की डिमांड की। मैं यहाँ पे 2 3 4 5 7 6 5 4 और फिर 1 3 4 9 ऐसे कोई भी 12 वैल्यूज़ एंटर करता हूँ तो देखिए ये जो एरे है ये कुछ इस तरीके से प्रिंट हुआ। मैंने यहाँ पर क्योंकि एक वैल्यू 54 दिया था तो आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि जो सेकेंड रो में एलिमेंट सही पोजीशन में नहीं आया है, बट फिर भी ये 2 डायमेंशनल एरे ही है। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये समझा कि 2 डायमेंशनल एरे क्रिएट करने के बाद प्रोग्राम से यूज़र से हम वैल्यूज़ को किस तरीके से एंटर करवा सकते हैं और किस तरीके से प्रिंट करवा सकते हैं। ओके देन, थैंक यू।